Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is hemoglobin. तो हम जानेंगे hemoglobin के बारे में. In a recent discovery published in Nature, scientists found that hemoglobin, typically associated with red blood cell, is also produced by chondrocyte, the cell responsible for making cartilage in the body. एक जो रिसेंट डिस्कवरी था जिसको पब्लिश किया गया था नेचर में, साइंटिस्ट ने पाया गया है कि जो आपका हेमोग्लोबिन है जो कि टिपिकली एसोसिएटेड है रेड ब्लड सेल के साथ, इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है कॉन्ड्रोसाइट से भी. ये सेल रिस्पॉन्सिबल है कार्टिलेज को बनाने के लिए बॉडी में. व्हाट इज हेमोग्लोबिन? हेमोग्लोबिन होता क्या है? हेमोग्लोबिन इज ए आयरन कंटेनिंग प्रोटीन फाउंड इन रेड ब्लड सेल that carries oxygen from lungs to the body tissue and return carbon dioxide to the lungs for exhalation. It play a crucial role in oxygen transport and maintaining the body overall oxygen balance. हेमोग्लोबिन जो है ये आपका आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है जो कि पाया जाता है रेड ब्लड सेल पे. ये कैरी करते हैं ऑक्सीजन को लंग्स तक और बॉडी के टिश्यू में उसको पहुंचाते हैं और बाद में कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स से एक्सेलेशन करवाते हैं. ये जो है प्ले करते हैं क्रूशियल रोल को ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में और मेंटेन करते हैं बॉडी के ओवरऑल ऑक्सीजन के बैलेंस को. व्हाट डज द न्यू स्टडी से? ये जो नया स्टडी ये क्या बता रहा है? एक रिसेंट स्टडी जो है ये रिवील किया है कि जो कॉन्ड्रोसाइट है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर्म करने के लिए कार्टिलेज को जो कि प्रोड्यूस करते हैं हेमोग्लोबिन को. कॉन्ट्रेरी जो पहले मानना था कि सिर्फ रेड ब्लड सेल ही है जो कि कंटेन करते हैं इसको. Chondrocyte play a role in strengthening and flexibilizing cartilage and they rely on hemoglobin for oxygen transport and survival. Hemoglobin within chondrocyte store and release oxygen as needed. जो chondrocyte है ये प्ले करते हैं एक रोल को स्ट्रेंथन करने में और फ्लेक्सिबलाइज करने में कार्टिलेज को, और ये डिपेंडेंट होता है हेमोग्लोबिन के ऊपर ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट और सर्वाइवल के लिए. हेमोग्लोबिन जो होता है विद इन कॉन्ड्रोसाइट के ये स्टोर करता है रिलीज करता है ऑक्सीजन को जब इसकी आवश्यकता पड़ती है. कार्टिलेज के बारे में भी हम जान लें. कार्टिलेज एक फ्लेक्सिबल और कनेक्टिव टिश्यू है जो कि पाया जाता है अलग अलग पार्ट में बहुत सारे बॉडी के, जैसे कि जॉइंट हो गया, नोज हो गया, ईयर हो गया, इन सब जगह पाया जाता है. ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट और कशनिंग जब अलाउ करता है स्मूथ मूवमेंट जॉइंट का तब. नेक्स्ट टॉपिक हमारा जियो स्पेस फाइबर. तो हम जानेंगे जियो स्पेस फाइबर के बारे में. रिलायंस जियो है रिलायंस जियो ने सक्सेसफुली डिमॉन्स्ट्रेट किया है जियो फाइबर स्पेस को. इंडिया का यह पहला सैटेलाइट बेस्ड गीगाबाइट इंटरनेट सर्विस है जो कि इंडियन मोबाइल कांग्रेस के द्वारा किया गया है. दिस टेक्नोलॉजी डेवलप इन पार्टनरशिप विद लग्जमबर्ग बेस्ड एसईएस लिवरेज मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट पार्टिकुलरली एसईएस O3V एंड O3B M पावर नेटवर्क. ये जो टेक्नोलॉजी है इसको डेवलप किया गया है मिल के लग्जमबर्ग बेस्ड एसईएस के साथ जो कि लिवरेज कर रहा है मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट को पार्टिकुलरली एसईएस O3B और O3B M पावर नेटवर्क का. हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम इलन मस्क स्टारलिंक? ये किस तरीके से अलग है इलन मस्क के स्टारलिंक से? Unlike the more common low Earth orbit satellite internet, Starlink or OneWeb, Geo Space Fiber use MEO satellite orbiting at a greater distance from planet, which may result in higher latency. Latency is the time that data takes to transfer across the network. However, MEO satellite can cover larger area within fewer satellite. जैसे कि आपका मोर कॉमन लो अर्थ ऑर्बिट लियो सैटेलाइट इंटरनेट है जैसे कि स्टारलिंक और OneWeb का, जियो स्पेस फाइबर उपयोग कर रहा है मियो सैटेलाइट का जो कि ऑर्बिट करेगा ग्रेटर डिस्टेंस से प्लेनेट के, जिसके कारण इसका लेटेंसी जो है वो अधिक होगा. लेटेंसी होता क्या है? तो लेटेंसी एक टाइम होता है जो कि लगता है ट्रांसफर करने में डाटा को अक्रॉस नेटवर्क के लिए, लेकिन मियो सैटेलाइट जो है ये कवर कर पाएगा लार्जर एरिया को कम सैटेलाइट की मदद से. To access Geo Space Fiber, a large satellite dish may be required. Reliance Jio has already connected 4 remote locations using this technology. और एक्सेस करने के लिए जियो स्पेस फाइबर का लार्ज सैटेलाइट डिश की आवश्यकता है और रिलायंस जियो ने पहले ही कनेक्ट कर दिया है 4 रिमोट लोकेशन को उपयोग करके इस टेक्नोलॉजी का. सैटेलाइट इंटरनेट के बारे में हम जान लें. सैटेलाइट इंटरनेट इज एन ऑनलाइन कनेक्शन प्रोवाइडेड बाय सैटेलाइट इन स्पेस. Internet service provider launch satellite into orbit around Earth and this satellite communicate with user equipment including a modem and satellite dish to transfer and receive data. It advantageous for connecting remote or rural area and enabling multi-device access. तो सैटेलाइट इंटरनेट है ये एक ऑनलाइन कनेक्शन है जो कि प्रोवाइड किया जाता है सैटेलाइट की मदद से स्पेस के. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने लॉन्च किया सैटेलाइट को ऑर्बिट करने के लिए अराउंड अर्थ के, और ये जो सैटेलाइट है ये कम्युनिकेट करता है यूजर के इक्विपमेंट के साथ जिसमें कि मॉडेम और सैटेलाइट डिश भी आता है ताकि ट्रांसमिट और रिसीव किया जा सके डाटा को. ये एडवांटेजियस है कनेक्ट करने के लिए रिमोट और रूरल एरियाज को और ये इनेबल करता है मल्टी डिवाइस एक्सेस को. यहाँ पे आप देख के समझ पा रहे होंगे ये रिमोट साइट हो गया, ये इंटरनेट एनओसी हब, ये आपका सैटेलाइट हो गया, सैटेलाइट रूटर हो गया, वीओआईपी वीडियो पीसी तक किस तरीके से ये पहुंच रहा है.
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। तो जानेंगे इसके बारे में हम। क्वेश्चन डायरेक्ट फ्रेम किया जा सकता है कि ये कहाँ लोकेटेड है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व एन एक्सटेंशन ऑफ द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हैज सीन अ मार्जिनलाइज्ड इंक्रीज इन टाइगर पॉपुलेशन। However, the growth in the tiger population has unintended consequences for the leopard in this area. जो आपका अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है, जो कि आपका एक एक्सटेंशन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का ही, वहां पे देखा गया है मार्जिनल इंक्रीज टाइगर के पॉपुलेशन पे। लेकिन ये जो ग्रोथ हुआ टाइगर के पॉपुलेशन का, इसका अनइंटेंडेड कंसिक्वेंस पड़ेगा लिपर्ड के पॉपुलेशन के ऊपर उस एरिया पे, क्योंकि आपको पता है टाइगर उसको हंट करेंगे। व्हाट इज द इश्यू? प्रॉब्लम क्या है? द टेरिटोरियल नेचर ऑफ टाइगर विथ वन बिग कैट रूलिंग ओवर a square kilometer is causing leopard to be pushed out of the forest. This phenomenon had led of leopard venturing into human habitat, resulting in over 35 leopard being captured in such area and 16 people were killed by leopard attack. This expansion of Amangarh Tiger Reserve is seen as a potential solution to protect big cat habitat and prevent future conflict. जो टेरिटोरियल नेचर है टाइगर का, जिसमें एक बिग कैट जो है वो रूल करते हैं 8 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक के एरिया को, जिसके कारण लिपोर्ड को जो है पुश होना पड़ रहा है फॉरेस्ट के एरिया से। इस फिनोमिनन के कारण जो लिपोर्ड है वो वेंचर करने लगे है ह्यूमन के हैबिटेट में, जिसके कारण 35 लिपोर्ड को अभी तक कैप्चर किया गया है इस एरिया पे, और 16 पीपल जो मारे गए हैं लिपोर्ड अटैक में। जो एक्सपेंशन है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व का, इसको देखा जा रहा है कि एक पोटेंशियल सॉल्यूशन हो सकता है प्रोटेक्ट करने के लिए बिग कैट के हैबिटेट को और प्रिवेंट करने के लिए फ्यूचर के कॉन्फ्लिक्ट को। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व इट इज लोकेटेड इन अमनगढ़ बिजनौर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। ये जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है ये आपका लोकेटेड है अमनगढ़ बिजनौर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में। तो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। सिचुएटेड है ये आपका तेराई रीजन पे। ये कवर करता है अप्रोक्सीमेटली 528 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को। शेयर बाउंड्री विद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, और ये शेयर करता है बाउंड्री को किसके साथ? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के साथ, उत्तराखंड का। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड पे है। ओरिजिनली ये पार्ट था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का, लेकिन ये क्या था? उत्तर प्रदेश में है। जब क्रिएट हुआ उत्तराखंड, उसके बाद से डिक्लेयर अ टाइगर रिजर्व इन 2012। इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया 2012 में। वेजिटेशन की अगर हम बात करें तो जो वेजिटेशन है जैसे कि ग्रासलैंड, वेटलैंड, डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। मैमल्स कौन कौन से? तो टाइगर, एलिफेंट, स्वाम्प डियर, हॉग डियर, स्लॉथ बियर, पोर्कुपाइन। बर्ड्स की अगर हम बात करें तो हॉर्नबिल, रेड ट्रैंगल फॉल, पी फॉल, बंगाल फ्लोरिकन। रेप्टाइल, मॉनिटर लिजार्ड, टर्टल, गैंगेटिक डॉल्फिन, मुगर, घड़ियाल एक्सेट्रा, ये सारे रेप्टाइल भी वहां पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क। तो हम जानेंगे इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क आईसीएन के बारे में। Competition Commission of India has achieved membership in the 18-member steering committee of the International Competition Network, a global body dedicated to competition law enforcement. जो Competition Commission of India है CCI, उसने अचीव कर लिया है मेंबरशिप को 18 मेंबर के स्टीयरिंग कमिटी का इंटरनेशनल कमीशन नेटवर्क का, जो कि एक ग्लोबल बॉडी है जो कि डेडिकेटेड है कंपटीशन लॉ इन्फोर्समेंट के लिए। ICN include 140 competition agency and serve as an informal platform for antitrust authority to foster regular communication and address practical कंपटीशन कंसर्न। जो आईसीएन है इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क, ये इंक्लूड करता है 140 कंपटीशन एजेंसी को, और ये सर्व करता है एक इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म के रूप में एंटी ट्रस्ट अथॉरिटी के लिए, ताकि फोस्टर किया जा सके रेगुलर कम्युनिकेशन को और एड्रेस किया जा सके प्रैक्टिकल कंपटीशन कंसर्न को। ICN members comprise both national and multinational competition authority, and they collaborate in project-oriented working group to produce result in the realm of competition enforcement. और जो ICN मेंबर है ये कंप्राइज करते हैं दोनों ही नेशनल और मल्टीनेशनल कंपटीशन अथॉरिटी को। ये कोलैबोरेट करते हैं प्रोजेक्ट ओरिएंटेड वर्किंग ग्रुप के साथ, ताकि प्रोड्यूस किया जा सके रिजल्ट को जो कि रियल में हो कंपटीशन इन्फोर्समेंट के। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी दैट इन्फोर्स द कंपटीशन एक्ट 2002। CCI was established in 2009 by the Ministry of Corporate Affairs। और जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है ये आपका एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि इन्फोर्स में आया था कंपटीशन एक्ट 2002 के माध्यम से। ये इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2009 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के द्वारा। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेफरेंस फ्यूल। तो हम जानेंगे रेफरेंस फ्यूल के बारे में। इंडिया has begun producing reference petrol and diesel, which are specialized fuel used for testing automobile, making it part of a select group of nations that produce this high quality fuel। इंडिया ने स्टार्ट कर दिया प्रोड्यूस करना रेफरेंस पेट्रोल और डीजल को, जो कि आपका स्पेशलाइज्ड फ्यूल है जिसका उपयोग किया जाता है टेस्ट करने के लिए ऑटोमोबाइल को। अब क्या है, ये भारत जो है पार्ट बन गया है सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ नेशन का, जो कि प्रोड्यूस कर रहा है ये हाई क्वालिटी फ्यूल को। Indian Oil Corporation has developed this fuel with higher specification to replace import, ensuring a reliable supply at lower cost for vehicle manufacturing and testing agency। और जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है उन्होंने स्टार्ट कर दिया डेवलप करना इस फ्यूल को हायर स्पेसिफिकेशन के साथ, ताकि रिप्लेस किया जा सके इंपोर्ट को और इंश्योर किया जा सके एक रिलायबल सप्लाई को लोअर कॉस्ट पे व्हीकल मैन्युफैक्चर और टेस्टिंग एजेंसी के लिए। तो किसने किया है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने, ये याद होना चाहिए।
रेफरेंस फ्यूल आपका हाई क्वालिटी फ्यूल है जिसमें उपयोग होता है गैसोलीन और डीजल का व्हीकल मैन्युफैक्चरर के द्वारा। इसका उपयोग किस लिए होता है? तो इंजन के डेवलपमेंट के लिए, परफॉर्मेंस असेसमेंट के लिए, इंश्योर करने के लिए ऑपरेटिबिलिटी को अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन पे कोलैबोरेट करने के लिए और टेस्ट करने के लिए व्हीकल को। रेफरेंस फ्यूल और प्रीमियम प्रोडक्ट दे हैव हायर ऑक्टेन नंबर देन नॉर्मल फ्यूल। और रेफरेंस फ्यूल जो होता है ये प्रीमियम प्रोडक्ट होता है, इसका हायर ऑक्टेन नंबर होता है नॉर्मल फ्यूल के कंपैरिजन पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एज ऑफ मून। तो हम जानेंगे एज ऑफ मून के बारे में। A recent study using crystal brought back by Apollo astronaut in 1972 has revealed that the moon is approximately 40 million year older than previously believed. एक जो रिसेंट स्टडी है जिसमें उपयोग किया गया है क्रिस्टल का, जिसको लाया गया था अपोलो एस्ट्रोनॉट के द्वारा 1972 में, इसमें पाया गया है कि मून जो है अप्रोक्सीमेटली 40 मिलियन ईयर ओल्डर है, जो प्रीवियसली हम मान रहे थे उससे ज्यादा। रिसर्चर जो है वो उपयोग कर रहे हैं लूनर क्रिस्टल का ताकि वो पिन पॉइंट कर सके मून के फॉर्मेशन का एज का। उन्होंने रिवाइज किया है, मिनिमम 4.46 बिलियन ईयर ओल्ड मानना है उनका। These crystals, which are oldest known solid to form after a massive impact, serve as a reference point for lunar chronology. और ये जो क्रिस्टल है जो कि ओल्डेस्ट नोन सॉलिड है, जो कि बना था मैसिव इम्पैक्ट के बाद, ये सर्व कर रहा है एक रेफरेंस पॉइंट के रूप में लूनर क्रोनोलॉजी के लिए। The study utilized an analytical method called atom probe tomography to determine the age of crystal and revealed that moon is indeed at least 4.46 billion year old. और ये जो स्टडी है ये उपयोग कर रहा है एनालिटिकल मेथड का, जिसको कि हम एटम प्रोब टोमोग्राफी भी कहते हैं, ताकि डिटरमाइन किया जा सके जो एज है क्रिस्टल का और रिवील किया जा सके मून का। और ये माना जा रहा है कि ये कम से कम 4.46 बिलियन ईयर ओल्ड है। सिग्निफिकेंस इसका क्या है? ये जो इन्फॉर्मेशन है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है समझने के लिए मून के रोल को, जो कि वो स्टेबलाइज कर रहा है अर्थ के रोटेशनल एक्सिस को और अफेक्ट करता है टाइड को। साथ साथ इसका इन्फ्लुएंस जो है लाइफ जो है अर्थ के ऊपर उस पर भी पड़ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सब सरफेस वाटर आइस मैपिंग प्रोजेक्ट, स्विम प्रोजेक्ट। हम जानेंगे स्विम प्रोजेक्ट के बारे में। सब सरफेस वाटर आइस मैपिंग प्रोजेक्ट, स्विम प्रोजेक्ट, हैज क्रिएटेड अ मैप ऑफ मार्स इंडिकेटिंग रीजन वेयर नासा मिशन हैव डिटेक्टेड सब सरफेस वाटर आइस। जो सब सरफेस वाटर आइस मैपिंग प्रोजेक्ट है स्विम प्रोजेक्ट, इसने क्रिएट किया एक मैप को मार्स का, जो कि दर्शा रहा है जो रीजन है जहां पे नासा का जो मिशन है उसने डिटेक्ट किया है सब सरफेस वाटर आइस को। ये जो मैप है ये वैल्यूएबल रिसोर्स रखता है साइंटिस्ट के लिए आइडेंटिफाई करने में पोटेंशियल लैंडिंग साइट को, जहां पे फर्स्ट एस्ट्रोनॉट जो होंगे मार्स के वो लैंड करेंगे। वाटर आइस ऑन मार्स इज क्रूशियल फॉर ड्रिंकिंग, रॉकेट फ्यूल एंड अदर पर्पज एट द प्लैनेट थिन एटमॉस्फेयर कैन नॉट सस्टेन लिक्विड वाटर। और जो वाटर आइस है मार्स का ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ड्रिंकिंग, रॉकेट फ्यूल और दूसरे पर्पज के लिए भी, क्योंकि जो प्लैनेट का थिन एटमॉस्फेयर है वो नहीं सस्टेन कर सकता है लिक्विड वाटर को। सब सरफेस वाटर आइस मैपिंग प्रोजेक्ट जो है वो नासा फंडेड प्रोजेक्ट है। तो किसका प्रोजेक्ट है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसका मकसद है डिटेक्ट करना कि क्या वहां पे लाइकली वाटर आइस बीनीथ मार्शियन ग्राउंड है। ये जो प्रोजेक्ट है इसका मकसद है लोकेट करना बेस्ट प्लेसेस को ताकि एक्सेस किया जा सके वाटर आइस को जो कि बरीड है मार्शियन लैंड के अंदर। स्विम प्रोजेक्ट सपोर्ट कर रहा है नासा के मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम को आइडेंटिफाई करने में लोकेशन को और जो नेचर है पोटेंशियल वाटर रिसोर्स का मार्स के लिए। साइंटिस्ट जो है वो उपयोग करेंगे मैप का डिसाइड करने में कि कहाँ पे पहला एस्ट्रोनॉट जो है वो अपना फुट रखेंगे, कौन सा लोकेशन जो है वो अप्रोप्रिएट होगा, उसमें ये मदद करेगा डिसाइड करने में। स्विम प्रोजेक्ट उपयोग कर रहा है हाई रिजोल्यूशन इमेजिंग साइंस एक्सपेरिमेंट हाई राइस का, ताकि स्टडी किया जा सके फ्रेश इंपैक्ट क्रेटर को। जो चौथा कंप्रिहेंसिव मैप है पोटेंशियल सब सरफेस वाटर आइस लोकेशन का मार्स का, इसको अभी हाल ही में रिलीज किया गया है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.